हेलो बच्चों, कैसे हैं। हम कर रहे थे हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम +2 क्लास की चल रहे थे। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने कर लिए हैं, लेकिन उनका मैकेनिज्म अब तक नहीं किया हमने। उनके मैकेनिज्म को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहूंगा, क्योंकि उनके अंदर हमें स्टीरियो केमिस्ट्री जरूरी है पढ़ना। स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, क्या कुछ है, तो इसलिए हमने टॉपिक आज का हमारा जो है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़नी है, कहने का मतलब आपको ये है। लेकिन स्टीरियो केमिस्ट्री आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या कोई भी रिएक्शन हो, उसकी आप केवल तब पढ़ पाओगे जब आपको बेसिक पता होगा, बेसिक बातें पता होगा। स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होती है, ये सब कुछ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, हमने पढ़ा था 11th क्लास में एक टॉपिक था आइसोमेरिज्म क्या होती है, यही पढ़ा था। कोई भी कंपाउंड जिसका केमिकल फॉर्मूला सेम हो, लेकिन क्या हो, या तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या अरेंजमेंट डिफरेंट हो। या तो स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलता आपको, या फिर क्या डिफरेंट मिलता, अरेंजमेंट डिफरेंट मिलती है। उनको हमने क्या नाम दिया था, उनको हमने नाम दिया था आइसोमर्स, और इस फिनोमिनन को हमने नाम दिया था आइसोमेरिज्म। फिर हमने कहा था जो आइसोमेरिज्म है वो 2 टाइप की है। एक को हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाम दिया था, दूसरी को हमने नाम दे दिया था स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ये वही स्टीरियो आइसोमेरिज्म है जिसकी हम बात कर रहे हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, जिनका केमिकल फॉर्मूला सेम हो लेकिन ओनली स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसको तो हम काउंट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, और जिसकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो उसको हम काउंट करते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म को पढ़ना ही हमारे पास क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म वैसे फर्दर फिर 2 टाइप के आपने पढ़ रही है, एक होती है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और एक हमारे पास होती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एक हमारे पास क्या होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो हम यहां पे डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। तो ये सब कुछ क्या है, धीरे धीरे हम यही सभी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ना आपको। तो हम चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इतना आपको पता है, बेसिक बातें हैं बिल्कुल ही, और कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमारे पास एक मैंने ले लिया ए बी कंपाउंड, एक ले लिया बी ए। अरे दोनों में, इसमें एक ए एक बी है, इसमें भी एक बी और एक ए है। दोनों का केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन अरेंजमेंट अलग है। इसमें एक को आगे लिख दिया, इसमें एक को पीछे लिख दिया। इस तरीके से जिसमें अरेंजमेंट अलग हो वो कौन से आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये आपके आइसोमेरिज्म का एक छोटा सा एग्जांपल था। तो आगे हम चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। तो स्टीरियो केमिस्ट्री के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको पढ़नी है, आपको पता होना चाहिए। एक टॉपिक होता प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। व्हाट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा सिंपल लाइट क्या होती है, फिर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट की बात करेंगे। अब सिंपल लाइट क्या होती है, सिंपल लाइट हमारे पास जो ये सन से आती है या कोई भी सिंपल लाइट है, ये क्या करती है, वाइब्रेट करती है। क्या करती है भी, वाइब्रेट। और इनकी वाइब्रेशन की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती। मान लेते हैं ये इस डायरेक्शन में ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो होता है, ऐसे मोशन कर रहा है। मैंने 2 मिनट के बाद देखा इस लाइट की वाइब्रेशन यहां पे थी।
देखो पहले ये यहां पे कर रही थी, अब यहां पे क्या हो गया, चेंजेस आ गया या नहीं आ गया। तो इसकी कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। हमने अगले 2 मिनट के बाद देखा शायद ये यहां पे रोटेट कर रही थी। तो जिसकी रोटेशन की कोई भी डायरेक्शन ना हो उसे हम बोलते हैं सिंपल लाइट, व्हाइट लाइट हो जाएगा। अब हम इस सिंपल लाइट को, व्हाइट लाइट को पास कर देते हैं। एक हमारे पास प्रिज्म होता है, निकोल प्रिज्म, हम इसको पास कर देते हैं। एक प्रिज्म है जिसका नाम क्या होता है, निकोल प्रिज्म होता है। निकोल प्रिज्म में से जब आप पास करोगे सिंपल लाइट को, तो अब ये लाइट आपको जो मिलेगी इसमें से पास होने के बाद इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन। मान लेते हैं ये यहां पे वाइब्रेट कर रही है। आप 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 1 साल, 10 साल कभी भी आके देखोगे तो ये केवल इसी डायरेक्शन में क्या करती मिलेगी, एक सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करती मिलेगी। तो इसलिए अब इस लाइट को हम नाम देते हैं बेटा प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो एनी लाइट विच हैव सिंगल डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन दैट इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये कैसे मिलती है, व्हेन ए सिंपल लाइट पास थ्रू ए निकोल प्रिज्म देन वी ऑब्टेन ए लाइट विच vibrate only in single direction that is known as plane polarized light। अब ये ऐसे ऐसे कभी है तो ऐसे ऐसे ही करेगी, एक ही सिंगल डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगी। उस लाइट को हम क्या नाम देते हैं बेटा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जिसकी वाइब्रेशन की एक डायरेक्शन हो उसे हम क्या नाम देते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पता चल गया। अब तो हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट का हमें पता चल चुका है, तो हमें यही पता करना था। प्लेन पोलराइज्ड लाइट विच वाइब्रेट इन सिंगल डायरेक्शन, वाइब्रेट इन सिंगल डायरेक्शन। ये सिंगल डायरेक्शन में क्या करती है, वाइब्रेट करती है। अभी प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गया। अब क्या कह रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो आपके पास है, हम आगे इसको पास करेंगे। किसमें से पास करेंगे, हमारे पास कोई सॉल्यूशन है। हमारे पास क्या है, कोई सॉल्यूशन है, कोई भी किसी भी सबस्टेंस का सॉल्यूशन है। ये हमने लिया, कोई भी सॉल्यूशन लिया, ये हमारे पास है। इसमें से हमने पास कर दी प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट यहां पे वाइब्रेट कर रही थी क्योंकि उसकी एक ही डायरेक्शन होती है। मैंने ये मानी है भाई ये यहां पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है एक सिंगल डायरेक्शन में। 10 दिन बाद देखोगे तब भी ऐसे ही मिलेगी। मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से इसको पास कर दिया, इस लाइट को। पास होने के बाद ये लाइट जो यहां पे मिली इसमें कोई चेंज नहीं किया, ये अब भी यहीं पे वाइब्रेट कर रही थी। ये अब भी क्या कर रही थी भी, यहीं पे वाइब्रेट कर रही थी। देखो यहां पे थी तब भी ऐसे ही वाइब्रेट कर रही थी, अप टू डाउन, और यहां पे अप टू डाउन, यहीं पे है। इसकी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया। तो जब आप प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास कर देते हो, उसके बाद अगर इसकी रोटेशन में कोई, इसके डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं आता है, इसका मतलब जो ये सॉल्यूशन होता है ना, ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मैंने बताया था ना, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो कि किसकी टाइप है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। इसलिए ऐसे कंपाउंड को या ऐसे सॉल्यूशन को हम लिखते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या लिखा जाता है बेटा इनको, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो पहली बात तो आपको यही पता होना चाहिए कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। फिर आगे चलते जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है ये सब कुछ हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह पता होना चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है। हो जाएगा। अब हमारे पास ये ऑप्टिकली इनएक्टिव आ चुका है, तो हमने क्या किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सॉल्यूशन में से पास किया। ये लाइट वहीं पे रही जैसी थी एज इट इज, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपसे पूछा जाए ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस क्या बताओगे, एनी सॉल्यूशन व्हिच कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकता वो कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो जाएगा भी। अब हमने फिर से क्या किया, एक और सॉल्यूशन लिया, कोई और अदर सॉल्यूशन लिया, उसमें से ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। पास करने के बाद यहां पे हमें फिर से ये मिली लाइट, ये यहां पे वाइब्रेट कर रही थी बेटा ऐसे ऐसे, लेकिन यहां पे तो ये इधर थी स्टार्टिंग में, मैं ये डॉट वाला, ये इसकी इनिशियल वाइब्रेशन थी जब यहां पे था।
अब देखो इस सॉल्यूशन में से पास होने के बाद ये यहां पे वाइब्रेट कर रही है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। डायरेक्शन कहां पे चेंज होगी, ये थोड़ी सी राइट में चली गई। कहां पे चली गई, राइट में चली गई। किसके कारण गई, इस सॉल्यूशन ने क्या किया, इस प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। किस साइड, राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में इस लाइट को थोड़ा सा रोटेट कर दिया। अगर ऐसा कोई सॉल्यूशन जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, किसी भी डायरेक्शन में करे, जैसे अब इसने कर दिया इस साइड, तो उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन या ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपकी आइसोमेरिज्म शो करेगा। क्या शो करेगा, आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस सॉल्यूशन में से, इस सब्सटेंस में से पास किया तो इसने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दिया। किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करे, ये इनिशियल डायरेक्शन ऐसे थी, ऐसे नहीं रही, अब ये हो गई, थोड़ा सा चेंज आ गया। कहीं पे भी रोटेट करे, रोटेट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस बोला जाता है। हो जाएगा बेटा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अब जो ऑप्टिकली एक्टिव आपके सब्सटेंस है, क्योंकि हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट में हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़नी है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म अब जब आप पढ़ोगे तो उसके दो टाइप हैं, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। यहां पे हमें ऑप्टिकल पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन से सब्सटेंस शो करते हैं, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जो क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं, वो ऑप्टिकली कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव किन्हें बुलाता है, या ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस विच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन एनी डायरेक्शन दैट आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो आपके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस हैं, ये तो हमारे पास हो गया है। अब जो आपके ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, दीज आर ऑफ टू टाइप। कौन कौन से, दो टाइप के, ये भी दो एक्टिव वाले की बात कर रहे हैं। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप। एक को हम बोलते हैं बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक को हम बोलते हैं लेवो रोटेटरी। लेवो रोटेटरी, ये दो टाइप के हैं अभी आपके पास, लेवो रोटेटरी और एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इसको हम माइनस से डिनोट करते हैं, इसको हम प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं। ये इसको हम स्मॉल एल से भी डिनोट कर सकते हैं, इसको हम स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। ये आपके पास है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये होता है लेवो रोटेटरी। लेकिन ज्यादातर टाइम आपको ये जो मिलेंगे प्लस और माइनस से मिलते हैं। क्या मतलब है, इन्हीं का हम देख रहे हैं आगे। तो हमारे पास दो टाइप के हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी ऑप्टिकली एक्टिव बता रहा हूं, और एक कौन से होते हैं, लेवो रोटेटरी सब्सटेंसेस। अब देखिए जरा, लेवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो क्या होते हैं। फिर से मैंने ये ली प्लेन पोलराइज लाइट, कौन सी लाइट ली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है। अब मैंने क्या किया, इसको पास कर दिया किसी सब्सटेंस के अंदर से या किसी सॉल्यूशन के अंदर से पास कर दिया। पास करने पर जो ये लाइट थी, ये यहां पे मिली, यहां पे। पहले ये कहां पे थी, इधर, ये पहले वाली लिख रहा हूं जब ये यहां पे था। अब देखो ये लाइट किधर रोटेट हो गई, थोड़ी सी राइट हैंड साइड में। इसका मतलब ये सॉल्यूशन ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसने रोटेट किया, और रोटेट किया तो ये कौन सा है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है भाई। कैसा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्यों है, क्योंकि इसने प्लेन पोलराइज लाइट को किस साइड रोटेट किया, राइट हैंड साइड में। तो ऐसा सब्सटेंस विच वाइब्रेट प्लेन पोलराइज लाइट इन राइट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड में क्या करता है, बाय एनी एंगल। ये देखो किसी ना किसी एंगल से पहले यहां पे थी, इसने इस साइड कर दिया। अरे इनिशियल यहां पे थी तो मैंने ये इनिशियल वाला मार्का लगा के देखा है भाई कितना हुआ, ये इतना रोटेट हुआ, इस एंगल से रोटेट हुआ, ये राइट हैंड साइड में। तो जो राइट हैंड साइड में रोटेट करवाए उस सब्सटेंस को हम क्या नाम देंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो समझ में आते ही आपको लेवो भी आ गया होगा। अरे फिर से मैंने ये क्या ली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले ली। अब इसको पास किया मैंने किस में से, किसी सब्सटेंस के अंदर से। पास करने पर जो मुझे यहां पे लाइट मिली वो यहां पे वाइब्रेट हो रही थी।
इनिशियली ये यहां पे थी, अब ये यहां पे वाइब्रेट हो रही है। इसका मतलब इस सबस्टांस ने इसको किस साइड रोटेट करवा दिया, लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो भी सबस्टांस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवाए, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवाएगा, तो उसे हम क्या नाम देंगे बेटा, लेवोरोटेटरी सबस्टांसेस। तो एनी सबस्टांस व्हिच कैन रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट इन लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज नोन एज लेवोरोटेटरी सबस्टांस। तो उन्हें हम लेवोरोटेटरी, और जो राइट हैंड साइड में करवाएंगे उसे हम क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रोरोटेटरी सबस्टांसेस। हो गया बेटा ये भी। अब आपके पास ये जिस एंगल से रोटेट करवाए, जैसे ये किसी न किसी एंगल से रोटेट करवा रही है, यहां पे भी इसने किसी न किसी एंगल से रोटेट करवाया है, तो जो एंगल है वो कितने एंगल से रोटेट करवा रहा है, इस एंगल को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्या नाम दिया जाता है अभी, उसको हम नाम देते हैं पोलैरीमीटर। तो आपसे पूछा जा सकता है, इस बार आपके सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में भी आया हुआ है, पोलैरीमीटर क्या होता है। वो इंस्ट्रूमेंट जो क्या करता है, किस एंगल से किसी सबस्टांस ने प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट किया, जैसे इस सबस्टांस ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को इतने एंगल से रोटेट किया, ये कितने डिग्री का एंगल है, जिस एंगल से रोटेट कर किया है, इसको मेजर करने के लिए हम जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे उसे हम क्या नाम देते हैं, पोलैरीमीटर नाम दिया जाता है बेटा। क्या नाम देते हैं, पोलैरीमीटर। तो आप फास्टली पर नोट डाउन करो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हो गया बेटा। अब हमारे पास एक और, अब क्या किया गया, हमें पता चल गया अभी डेक्स्ट्रो लिवो क्या कुछ है। अब एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट कौन थे, लुईस पास्चर। उसने क्या किया, उसने कहा कुछ क्रिस्टल होते हैं, कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोर देन वन फॉर्म। कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं क्रिस्टल है ए बी नाम से, ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे, एक तो ए बी के नाम से और एक बी ए के नाम से। एक किस नाम से, बी ए के नाम से, दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, एक ए बी के नाम से, दूसरा बी ए के नाम से। जब इन दोनों के अंदर सिमिलरिटी देखी गई, लुईस पास्चर ने कहा जब इन क्रिस्टल्स के अंदर सिमिलरिटी देखी गई तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मान लेते मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, ये मिरर रख दिया तो मिरर में कैसी बनेगी, ये वाला पार्ट यहां पे दिखाई देगा और ये वाला पार्ट हमसे दूर दिखाई देता है। इस सबस्टांस की मिरर इमेज ये बनती है। देखो इसकी मिरर इमेज ये है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज हुए या नहीं हुए। अरे ये तो बाद में सोचा गया था, पहले क्या था, एक सबस्टांस एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे हमने एग्जांपल लिया ए बी, वो उसकी दूसरी फॉर्म कौन सी है, बी ए। पता नहीं था हमें बी ए, लेकिन जब देखा गया तो ये पता किया गया इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी मिली, ए बी जो है बी ए, इन दोनों में सिमिलरिटी क्या मिली, इन्होंने कहा ये एक दूसरे के, दीज आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर इमेज का भी कैसे पता किया गया, अभी ये मिरर इमेज है, तो इन्होंने क्या किया, इस ए बी की मिरर इमेज बना के देखी, तो ए बी की मिरर इमेज बिल्कुल किसके जैसी बनी, इसकी दूसरी जो फॉर्म थी उसके जैसी बनी। इसलिए फिर क्या कहा गया, जब ये एक दूसरे के मिरर इमेज थे तो यहां से भी थोड़ा सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में आइडिया लगाया गया। क्या आइडिया लगाया गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में क्या आइडिया लगाया गया, जब ए बी और ये एक दूसरे के मिरर इमेज थे तो इन्होंने कहा जो इसकी ये वाली फॉर्म है और ये वाली, ये दोनों जो फॉर्म है ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाती है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करवाती हैं, रोटेट करवाती हैं। इसकी दोनों फॉर्म जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं वे क्या करती हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाती हैं। लेकिन कैसे, जरा ध्यान से सुनना, बात पते की है। अगर ए बी वाला
प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है, अगर ए बी वाला प्लेन पोलराइज लाइट को राइट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है, तो सेम टाइम पे बी ए वाला, ये इसकी जो दूसरी फॉर्म है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है। ये दूसरे वाला क्या करवा रहा है, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है। किस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवा रहा है। इनके रोटेशन से ये पता चल गया ये दोनों कैसे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। ये कैसे हैं भाई, ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि इनके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। ये भी प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद ये देखा गया, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को ए बी वाला राइट हैंड साइड में 60 डिग्री के एंगल से रोटेट करवा रहा है, तो सेम टाइम पे जो ये बी ए वाला है, ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लेन पोलराइज लाइट को सेम एंगल से रोटेट करवा रहा है, 60 डिग्री के एंगल से। मतलब मान लेते ये प्लेन पोलराइज लाइट थी, इसे ए बी में से पास की, तो ये इधर यहां पे रोटेट होगी, यहां पे थी कितने एंगल से, 60 डिग्री से। तो बी ए में से जब हमने इस लाइट को पास किया बी ए में से, तो जो ये प्लेन पोलराइज लाइट है ये यहां पे मिली, ये कितने डिग्री के एंगल से, 60 डिग्री, सेम एंगल से रोटेट हुआ। इसने अगर राइट में 60 से करवाया, तो इसने भी लेफ्ट में किसने से करवाया, 60 डिग्री से। तब लुईस पास्चर ने कहा ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ये एक दूसरे के क्या है भी, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स, ये एक दूसरे के क्या भी, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में थोड़ा सा और भी हमें क्लू मिल गया। क्या क्लू मिला, ऑप्टिकल आइसोमर्स वे होते हैं जो एक दूसरे के क्या हो, मिरर इमेज हो। जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए भी, मिरर इमेज होने चाहिए। एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होना जरूरी है। वे एक दूसरे के क्या होना चाहिए, मिरर इमेज होना जरूरी है। तो एक बार फिर से मैं शॉर्टली एक्सप्लेन करता हूं क्या किया गया। लुईस पास्चर थे, उसने क्या किया, उसने कहा कोई भी क्रिस्टल जो होते हैं ना, वो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि एक क्रिस्टल ले लिया ए बी, इसकी दूसरी फॉर्म मिली बी ए। जब इन दोनों में रिलेशन देखा गया, तो ये एक दूसरे के क्या थे, मिरर इमेज। आप इसको मिरर के सामने रख के देख लो, चाहे इसको मिरर के सामने रखोगे तो इसकी क्या बनेगी, ए बी। जो इसकी मिरर में इमेज बन रही है वो इसकी दूसरी फॉर्म के इक्वल है, तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज बने। फिर ये भी देखा गया, इस ए बी के सॉल्यूशन में से जब हमने प्लेन पोलराइज लाइट पास की, अगर ये राइट में रोटेट करवा रहा है, तो बी ए जो इसकी दूसरी फॉर्म है, उसका सॉल्यूशन प्लेन पोलराइज लाइट को किधर रोटेट करवा रहा है, लेफ्ट में। और ये अगर राइट में 60 डिग्री के एंगल से करवा रहा है, तो ये लेफ्ट में कितने डिग्री के एंगल से करवा रहा है, 60 डिग्री के। दोनों का एंगल सेम था, तो इसलिए क्या कहा गया, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या भी, ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, यहां से एक डेफिनेशन बन गई, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो। जो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, मिरर इमेज होने चाहिए। मिरर इमेज के साथ साथ एक और वर्ड ऐड किया गया, जो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है, लेकिन उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या है, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, और जो मिरर इमेज है नॉन सुपर इंपोजेबल होनी चाहिए। नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या है, अब ए बी और बी एक दूसरे के मिरर इमेज है। मैं बी ए को उठाया, ए बी के ऊपर रखा, तो क्या ये इसके ऊपर फिट होगा, नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका एक हाथ है, ठीक है, ये दोनों देखो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। क्यों है, क्योंकि सब कुछ सेम है। इसमें भी चार फिंगर, एक थंब है, एक थंब है। लेकिन अगर मैंने ये उठाया, दूसरा इसके ऊपर रखा, तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर फिट हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारे थंब है वे बाहर निकल गए हैं। इसलिए इसका मतलब ये क्या नहीं है, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रहे हैं, फिट नहीं हो रहे हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। मान लेते हैं मेरे पास ए है, इसकी मिरर इमेज बना हुआ ए तो ए के ऊपर फिट हो जाएगा, इसे बोलते हैं सुपर इंपोजेबल। इसलिए एक नया कंसेप्ट क्या डाला गया था, मिरर इमेज तो होने ही चाहिए, लेकिन वो क्या होने चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल होने चाहिए। तब वो क्या शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और जो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। आपसे कोई कह दे भाई, ये कह दे ए बी सी एक कंपाउंड है,
इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ। बहुत इजी है, अरे बताया तो है, एबीसी एक कंपाउंड है। अगर आपको इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाना है, एक ऑप्टिकल आइसोमर दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर का मिरर इमेज होता है, तो इसलिए बनाना इजी है। इसकी जो भी मिरर इमेज बनेगी वो इसका ऑप्टिकल आइसोमर होगा। तो बना दो, कैसे बनाओगे? ये मैंने मिरर लिया, ये सी यहां पे दिखाई देगा, बी यहां पे और ए यहां पे, ये बन गया इसका ऑप्टिकल आइसोमर। तो आपको जब भी ऑप्टिकल आइसोमर बनाना हो तो आप क्या करोगे, उस कंपाउंड का मिरर इमेज बना दो और फिर आप मिरर हटा के दिखा दो, भाई हम कह देंगे इस कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर ये है। तो आप एक बार नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं। हो गया बेटा? अब आपके पास है अभी, हमारे पास इसी के अंदर स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही हम चल रहे हैं। तो बेटा हमने क्या किया है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और हमने क्या पता कर लिया अभी तक, जिसकी भी मिरर इमेज, एक दूसरे की जो मिरर इमेज होती है उनको हमने अभी तक क्या बताया, एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स बताया है। फिर क्या किया गया, वे ऑप्टिकल आइसोमर्स तब होंगे जब उनकी मिरर इमेज मैंने बताया कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल। कैसी होनी चाहिए, ये कंसेप्ट कहां से आया, आप इसको समझना जरूरी है। नॉन सुपर इंपोजेबल क्या किया गया, जो लुईस पास्चर था उसी ने कहा था, जो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मिरर इमेज, नॉन सुपर इंपोजेबिलिटी है ना, ये अरेंजमेंट के कारण है। किसके कारण है? अरेंजमेंट के कारण है। हमारे जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर अरेंजमेंट के कारण है। अरेंजमेंट हमारे कंपाउंड की कैसी होती है, 3D अरेंजमेंट होती है, और कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। क्यों होती है? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब बात करते हैं तो उसके अंदर कार्बन होता है, और कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं, 4 बॉन्ड्स। और जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो इसके अंदर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसकी कैसी अरेंजमेंट होती है बेटा, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट होती है। इस अरेंजमेंट के कारण लुईस पास्चर ने कहा, जो ये है इसकी मिरर, जो एक दूसरे के कंपाउंड मिरर इमेज होते हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल अगर उनकी मिरर इमेज है तो वो क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। इसको और अच्छे से प्रूव करने के लिए एक डच साइंटिस्ट और आए थे। उन्होंने क्या कहा, ये जो अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है, कार्बन के चारों तरफ टेट्राहेड्रल मैनर में 4, इसके साथ कोई भी 4 बॉन्ड बनाते हैं कोई भी, अगर हम क्या करें, ये 4 बॉन्ड्स जो बनाए हुए हैं, अगर ये चारों बॉन्ड्स को अगर हम अच्छे से देखते हैं, ये किसने कहा था, हमारे पास एक डच साइंटिस्ट आए थे, तो उसने कहा था अगर ये चारों ग्रुप, ये चारों के चारों ग्रुप जो कार्बन को जुड़े हुए हैं, इफ ऑल 4 ग्रुप आर डिफरेंट, 4 ग्रुप आर डिफरेंट, चारों के चारों ग्रुप अगर डिफरेंट है, अलग अलग जुड़े हुए हैं, चारों के चारों ग्रुप कैसे हैं, डिफरेंट है, अलग अलग अगर जुड़े हुए हैं टेट्राहेड्रल मैनर में, तो ऐसे को हम बोलते हैं, उस कार्बन को, जिस कार्बन को ये चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए, मान लेते यहाँ पे ए जुड़ा हुआ, यहाँ पे बी जुड़ा हुआ, यहाँ पे सी जुड़ा हुआ, यहाँ पे डी जुड़ा हुआ, तो इसे हम बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। इसे हम क्या नाम देते हैं बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन नाम दिया जाता है। और उसने कहा, डच साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा, ये एसिमेट्रिक जो कार्बन होती है, इसका मतलब इस मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्री एब्सेंट है, और सिमेट्री एब्सेंट होने के कारण, ये सिमेट्री एब्सेंट है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या कहा गया, ये अगर सिमेट्री नहीं है ना इसके अंदर कोई भी, तो सिमेट्री रिस्पॉन्सिबल है। सिमेट्री 3 टाइप की होती है भाई, वैसे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इस टाइप के बहुत सारी सिमेट्री होती हैं, लेकिन जिस कंपाउंड में सिमेट्री ना हो, ये भी एक रूल होता है, अगर सिमेट्री एब्सेंट है इसका मतलब वो रिस्पॉन्सिबल होता है, उस कंपाउंड में क्या प्रेजेंट होगी, आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी। क्या प्रेजेंट होगी, आइसोमेरिज्म प्रेजेंट
एबसेंट होगी। क्यों होगी, उसको अच्छे से साबित करेंगे, क्योंकि अगर उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कब होगी, जब उस कार्बन को चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए होंगे। अगर चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं, इसका मतलब उसमें सिमेट्री एबसेंट है, और ये सिमेट्री एबसेंट है तो इसका मतलब ये सिमेट्री ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके अंदर क्या है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या क्या टॉपिक आ गए नए, अब हमारे पास एक आ गया एसिमेट्री, आ गया ना, एसिमेट्रिक कार्बन हमारे पास हो गया। अब हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन आ गया। एसिमेट्री क्या होती है ये पता चल गया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज क्या होते हैं ये पता चल गया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज के साथ आपको मिरर इमेज क्या होते हैं ये पता चल गया। अब सिमेट्री को अच्छे से पता करने के लिए क्या किया गया, सिमेट्री को पता करना है तो क्या किया गया, सिमेट्री या एसिमेट्री आपके पास है तो उसको पता करने के लिए क्या किया गया, हमने लिया बहुत सारे, हम डे टू डे लाइफ में हम जैसे कि एक स्फीयर होता है, एक स्फीयर कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता। क्यों, क्योंकि इसके अंदर सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे है, बीच से मैंने काट दिया, दो इक्वल पार्ट्स में कट गया या नहीं कट गया, इसका मतलब इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसे बोलते हैं, इस टाइप की सिमेट्री होती है। अब क्या कहता है, अब हमने क्या किया, इसके सेंटर से अगर मैं कहीं पे भी जाऊं, ये सारी डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, इसका मतलब इसमें कौन सी सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इसको और अच्छे से मिरर इमेज के साथ कोरिलेट कर दिया। कैसे कर दिया, इसकी मिरर इमेज बनाओ तो इसकी मिरर इमेज ऐसी ही बनेगी जैसा ये है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो कैसी बन गई, सुपर इंपोजेबल बन गई। कैसी बन गई भी, सुपर इंपोजेबल। अगर सुपर इंपोजेबल बन गई तो पहले ही बता चुका हूं वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि सुपर इंपोजेबल है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल। देखो नॉन सुपर इंपोजेबल और एसिमेट्री दोनों एक साथ हो गए या नहीं हो गए, यानी कि सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसमें सिमेट्री थी इसलिए इसके अंदर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनी, सुपर इंपोजेबल बनी तो वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो क्या होना चाहिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की एक और कंडीशन होगी, सिमेट्री क्या होनी चाहिए, अब्सेंट होनी चाहिए उसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर सिमेट्री क्या होनी चाहिए, अब्सेंट। फिर इसको क्या नाम दे दिया गया, एक नई कंसेप्ट के साथ जोड़ दिया गया, जिस भी कंपाउंड के अंदर क्या नहीं है, सिमेट्री अब्सेंट है और नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, जिसके अंदर भी क्या है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, तो उस कंपाउंड को, उस सबस्टांस को हम नाम देते हैं कायरल सबस्टांस। उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा, कायरल सबस्टांस, यानी कि कायरल सबस्टांस नाम दिया जाता है। और फिर कायरल सबस्टांस या उसके अंदर कायरल सबस्टांस केवल तभी हो सकता है, यानी कि वो कायरल, वो सबस्टांस कायरल केवल तभी हो सकता है जब उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगी। कौन सी कार्बन होगी बेटा, एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन कौन सी होती है, ऑल फोर ग्रुप आर डिफरेंट। जिस कार्बन को चारों ग्रुप कैसे जुड़े हुए हो, चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हो, ऑल फोर ग्रुप आर डिफरेंट। और अगर किसी कार्बन को चार ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं तो उस कार्बन को हम स्टीरियो सेंटर भी बोलते हैं। उस कार्बन को हम क्या नाम देते हैं, स्टीरियो सेंटर। क्यों, क्योंकि उसी के कारण उसमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म आई, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म की भी कौन सी टाइप आई, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके कारण है, क्योंकि उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है। और एसिमेट्रिक कार्बन क्या होती है, जिसको चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए होंगे, और चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हैं तो उसे हम स्टीरियो सेंटर नाम दे दिया, और इसी स्टीरियो सेंटर के कारण उसके अंदर क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ऐसे सबस्टांस को हमने क्या नाम दे दिया, कायरल सबस्टांस। फिर इस एसिमेट्रिक कार्बन को भी एक और नाम दे दिया, इसको भी हम कायरल कार्बन बोल सकते हैं। कायरल कार्बन मतलब जिसको चारों के चारों ग्रुप क्या जुड़े हुए हो, अलग अलग जुड़े हुए हो, उनको हम क्या नाम देते हैं, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन कौन से होते हैं या सबस्टांसेस कौन से होते हैं, जिसके अंदर कैसी इमेज होगी, नॉन सुपर इंपोजेबल। इसलिए सारी बातें कनेक्टेड हो गई। देखो कैसे, अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है तो उसको हम कायरल सबस्टांस, और ये केवल तब हो सकता है जब उसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगी। एसिमेट्रिक कार्बन जिसको चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए, इसलिए हमने एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन दोनों सेम कर दिए। जिसको चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े होंगे उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी, और जिसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी वो कैसा होगा,
ऑप्टिकल आइसोमर्स होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए भाई कायरल कार्बन या कायरल सबस्टेंस एसिमेट्रिक कार्बन से कैसे रिलेटेड है, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल पेश करता हूं आपके सामने, ठीक है। तो एक एग्जांपल देखो कैसे है। हमने क्या किया, एक सबस्टेंस ले लिया, ये वाला एक सबस्टेंस है, एक कार्बन है, इसको एक तरफ तो जुड़ा हुआ है CH3, एक तरफ फिर से CH3, एक तरफ H और एक तरफ जुड़ा हुआ है ये OH। ये आपके पास ये कौन सी अरेंजमेंट है बेटा इस कंपाउंड की, टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसका मतलब होता है डार्क, ये हमारी तरफ है OH, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है टेट्राहेड्रल। ये पीछे की तरफ है, प्लेन से पीछे, और ये दोनों प्लेन के ऊपर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट का मतलब होता है जो 3D में हो। ये हमारी तरफ है, बोर्ड से बाहर की तरफ, CH3 बोर्ड के अंदर की तरफ, और ये बिल्कुल बोर्ड के ऊपर प्लेन पे ये है। अब इसकी मैंने क्या बनाई, इसको, इस कार्बन को देखो भाई, क्या ये कायरल एसिमेट्रिक कार्बन है? एसिमेट्रिक कार्बन नहीं, अभी एसिमेट्रिक कार्बन क्यों नहीं है एसिमेट्रिक कार्बन? क्योंकि इसको चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है, 2 CH3 सेम हो गए, इसलिए ये एसिमेट्रिक नहीं। कैसा कार्बन है? सिमेट्रिक। अगर ये सिमेट्रिक कार्बन है तो इसकी क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिक कार्बन है ये, तो इसका मतलब इसकी मिरर इमेज कैसी आएंगी? सुपर इंपोजेबल। देखना क्यों आएंगी? क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगी, एसिमेट्रिक कार्बन होगी वो कायरल होगा और उसकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसकी भी नॉन सुपर इंपोजेबल आएगी, ये सिमेट्रिक है लेकिन सुपर इंपोजेबल आएगी। दिखाऊंगा मैं आपको कैसे। इसकी मिरर इमेज बना दी, बनाया। मिरर इमेज कैसी बनेगी? ये वाला यहां पे दिखेगा, ये वाला यहां पे दिखेगा, ये वाला यहां पे, और ये वाला। अब इसको उठा के इस पे रखोगे, फिट नहीं होगा, अभी नहीं रखना है। इसको आप 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाओ, 180 डिग्री एंगल से। जब 180 डिग्री के एंगल से इसको रोटेट करवाओगे तो ये देखो ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा भी 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाने का। ये देखो ये बन गया। ये बिल्कुल इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं इसको उठा के इस पे रखू या इसको उठा के इस पे, फिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? तो इनकी मिरर इमेज कैसी निकली? सुपर इंपोजेबल। किसके कारण है सुपर इंपोजेबल? क्योंकि इसके अंदर सिमेट्रिक कार्बन है, चारों ग्रुप अलग अलग नहीं है। इसका मतलब सिमेट्रिक कार्बन का रिलेशन है सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज से। और अगर सुपर इंपोजेबल, जिसकी मिरर इमेज हो, सुपर इंपोजेबल का मतलब जिसकी इमेज एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाए, इसका मतलब नॉट शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वो कंपाउंड क्या नहीं शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करेगा। इसलिए क्या कनेक्ट कर दिया गया? जो सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगी, मतलब जिसमें सिमेट्रिक कार्बन होगी, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा क्योंकि उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगी। और जिसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होगी, उसकी नॉन सुपर इंपोजेबल होगी, उसको हम कायरल सबस्टेंस भी नाम दे सकते हैं और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। जिसके अंदर सिमेट्रिक कार्बन है, मतलब चारों ग्रुप अलग अलग नहीं जुड़े हुए हैं, इसका मतलब उसकी मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगी, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। और ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं ए कायरल सबस्टेंसेस। तो कायरल और कायरल समझ में आया या नहीं आया? कायरल ए कायरल, कायरल चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े होंगे। कब होगा? और ये उसमें क्या होगा? उनकी मिरर इमेज क्या होगी? नॉन सुपर इंपोजेबल। कायरल जिसके अंदर सिमेट्रिक कार्बन होगी, मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल होगी, उसे हम क्या नाम देते हैं? ए कायरल। और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं। अब एक और एग्जांपल पेश करते हैं। एक और एग्जांपल क्या ले लिया गया? अभी हमने ये तो साबित किया ही नहीं भी एसिमेट्रिक में नॉन सुपर इंपोजेबल होती है और वो कायरल सबस्टेंस की होता है, और वो क्या होते हैं? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हमने एक और एग्जांपल लिया, इस बार ये ले लिया। यहां पे मैंने C2H5 ले लिया, यहां पे CH3 ले लिया, यहां पे H और यहां पे OH। देखो इस बार इसको चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये कैसी कार्बन है? एसिमेट्रिक। और एसिमेट्री ही इसको नॉन सुपर इंपोजेबल बनाएगी, और नॉन सुपर इंपोजेबल बनाएगी तो हम इसको कायरल सबस्टेंस बोल देंगे। और अगर ये कायरल है तो क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो ये सारी बातें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसकी मिरर इमेज बनाए, मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनेगी? ये वाला OH यहां पे, ये C2H5 यहां पे आ गया, ये CH3 यहां पे आ गया, ये H यहां पे आ गया।
अभी ये इसके ऊपर फिट पहली बात तो नहीं होगा। एक तरीका और देखो, कभी फिट ना हो जाए तो फिट करने के लिए इसको कितने डिग्री के एंगल से रोटेट करवाते हैं, 180 के एंगल से रोटेट करवाने के बाद जो आता है ना उसको भी आप रख के देख सकते हो, जैसे पिछले एग्जांपल में देखा था। इसको 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाओ तो ये ओवल्स तो यहीं पे दिखेगा आपको, लेकिन 180 के एंगल से रोटेट करवाने पर देखो बेटा जरा ध्यान से देखना क्या होगा। 180 डिग्री के एंगल से रोटेट करवाने पर जो ये CS3 है ये तो आ जाएगा ऊपर, ये जो C2H5 है ये आ जाएगा यहां पे, और जो H है वो रहेगा यहां पे। अब इसको फिट करके देखो इसके ऊपर क्या होगा, नहीं होगा। नॉन सुपर इम्पोजेबल, किसके कारण आया ये नॉन सुपर इम्पोजेबल, क्योंकि इसके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन है। अगर पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह इसमें सुपर इम्पोजेबल आती अगर सिमेट्रिक कार्बन होता तो, इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन कायरल से जुड़ा हुआ, और कायरल किससे जुड़ा हुआ, नॉन सुपर इम्पोजेबल, और ये सब किससे जुड़ा हुआ है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स वे होते हैं जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल सबस्टेंस प्रेजेंट हो, उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल आएगी, उन्हें हम एक दूसरे के क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। तो ये वाला इसका ऑप्टिकल आइसोमर है, या ये वाला इसका ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो ये था ऑप्टिकल आइसोमर्स। आप कैसे पता करोगे मैंने आपको अच्छे से बता दिया। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो हम फिर से एक्सप्लेन कहीं कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम दोबारा से कुछ भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपको पहले इतना पता होना चाहिए। आप एक बार नोट डाउन करो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया बेटा। अब हमारे पास है, इसी को हमने देख लिया। फिर क्या किया गया, फिर हमारे पास 2-3 न्यू कंसेप्ट आए। इसी के अंदर हमने पढ़ना एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द एनेंसियोमर्स। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं, कैसे क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। जब हम एनेंसियोमर्स की बात करते हैं तो क्या किया गया, हमने मान लेते हैं एक कंपाउंड ले लिया AB, इसका ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ कह दिया आपसे। मैं बार बार कह रहा हूं ऑप्टिकल आइसोमर, इसकी मिरर इमेज बना दो, ये बना दो, फिर इस मिरर को हटा दो और कह दो ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर है। लेकिन कब होगा, जब इसकी मिरर इमेज इसके ऊपर नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या होगा, एनेंसियोमर्स हैं एक दूसरे के। अगर ये एनेंसियोमर्स हैं एक दूसरे के, तो ये जो मिरर इमेज होती है ना किसी भी कंपाउंड की, वे एक दूसरे के एनेंसियोमर्स होते हैं। ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंसियोमर्स होते हैं। और ये जो एनेंसियोमर्स हैं ये दोनों, ये कैसे बताए थे, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूं, ऑप्टिकली क्या होते हैं, एक्टिव। अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट में रोटेट करवाएगा, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को कहां पे रोटेट करवाएगा, लेफ्ट में। अगर ये राइट में 60 डिग्री के एंगल से करवाएगा, तो ये लेफ्ट में कितने के से करवाएगा, 60। दोनों इक्वल होते हैं। इसलिए क्वेश्चन बनता है क्या एनेंसियोमर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इनको आप क्या नहीं कर सकते, एनेंसियोमर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं इनको हम सेपरेट, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी सेम होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट भी कैसा होता है, सेम। कहने का मतलब बॉइलिंग पॉइंट अगर इनका सेम है तो हम इनको डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते, डिस्टिलेशन से सेपरेट। तो इनको सेपरेट करने का क्या तरीका होता है, इनको सेपरेट करने का मात्र एक सिंगल तरीका है। आप कैसे बता सकते हो कौन सा है, जो भी राइट हैंड साइड में रोटेट करवाएगा वो वाला है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और जो लेफ्ट हैंड साइड में रोटेट करवाएगा उससे हम क्या है, लेवो रोटेटरी। तो जो एनेंसियोमर्स होते हैं उनको सेपरेट करने का एक ही तरीका है, बाय द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये होते हैं भी एनेंसियोमर्स। फिर एनेंसियोमर्स के बाद क्या आया हमारे पास, जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो प्लस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ये भी लिखना है। These are the non-superimposable mirror image substance of each other that are known as enantiomers containing chiral carbon, asymmetric carbon। ये आप डाल सकते हो, डालना चाहो तो। अब एनेंसियोमर्स के बाद हमारे पास आता है एक रेसेमिक मिक्सर। क्या होता है, व्हाट इज द रेसेमिक मिक्सर। फिर हम बात करेंगे इन सभी बातों की।
रेसेमिक मिक्सर क्या होता है? ये जो एनेंसियोमर्स है ये क्या करते हैं, एक लेफ्ट में रोटेट करवाता है, एक राइट में सेम एंगल से रोटेट करवाता है। इनको इक्वल अमाउंट में मान लेते हैं 50 ml इसका लिया, 50 ml इसका लिया, दोनों को मिला दिया इक्वल अमाउंट में। तो दोनों को मिलाओगे जब इक्वल अमाउंट में, जब दोनों को मिलाओगे इक्वल अमाउंट में तो आपको एक मिक्सर मिलेगा। उस मिक्सर को बोलते हैं बेटा रेसेमिक मिक्सर। वो रेसेमिक मिक्सर क्या करेगा, वो रेसेमिक मिक्सर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, यानी कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करवाएगा, नॉट रोटेट। वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव वो होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो शो करता है जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करवाए। ये रोटेट नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? हमने इक्वल अमाउंट में ये दोनों मिला दिए। मिलाने के बाद क्या होगा, इसके अंदर क्या सीन बनेगा? ये प्लेन पोलराइज लाइट है, इसमें एक डेक्स्ट्रो वाला है और दूसरा कौन सा है? लेवो वाला। ये दोनों है। डेक्स्ट्रो वाला अगर इस लाइट को यहां पे ले आया 60 डिग्री के एंगल से राइट में, उसी टाइम पे लीवो वाला वापिस इसको यहां पे लाके छोड़ दिया, क्योंकि ये 60 के एंगल से किधर लेके जाएगा इसको? लेफ्ट में ले जाएगा। तो ये इसने तो यहां पे भेजा इसको, इसने वापिस इसको यहां से हटा के वापिस यहां पे ले आया। आ गया नहीं? आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। तो इसलिए कोई रोटेशन, नेट रोटेशन नहीं है। नेट रोटेशन नहीं है तो ये ऑप्टिकली कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, क्योंकि ये दो ऑप्टिकल आइसोमर्स का मिक्सर होता है। एनेंसियोमर्स जिन्हें बोलते हैं उनका मिक्सर होता है इक्वल अमाउंट में। एक अगर राइट में करवाएगा ना, तो मान लेते राइट में लेके गया, उससे पहले उसने, जैसे स्प्रिंग नहीं होता है, ये स्प्रिंग आपका है, मैंने खींच लिया इसको, खींच के यहां पे है ये, इस पॉइंट पे ये यहां पे ले गए इसको खींच के। अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये वापस यहां पे आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका खुद का फोर्स इसको वापस ओरिजिनल शेप में। वैसे ही इसमें, इसने इसको राइट में करवाया, उसी टाइम पे इसने यहां से उठा के वापस इसको अपनी ओरिजिनल जगह पे पटक दिया। इसलिए क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है रेसेमिक मिक्सर। पता चल गया रेसेमिक मिक्सर क्या होते हैं? दो एनेंसियोमर्स को मिला दो। एनेंसियोमर्स क्या होते हैं? जिनकी दो की नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हो, उनको मिला दो तो आपके पास रेसेमिक मिक्सर बनेगा। हो जाएगा। ये कब बनेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे, वो आगे देखेंगे। अब हमारे पास रेसेमिक मिक्सर के बाद एक और छोटा सा टॉपिक आता है, इनवर्जन क्या होता है? इनवर्जन। इनवर्जन को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आपको कुछ बताऊंगा। इनवर्जन एक हमारे पास होता है, इनवर्जन क्या होता है? इनवर्जन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन बता देता हूं। वैसे आपने प्लस वन में भी पढ़ी होगी ना प्लस वन में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब, अरे अभी बता था, एक कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से। ये 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट आप करते हो, तो कार्बन के चारों तरफ 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, दिस इज नोन एज कॉन्फ़िगरेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन नाम दिया जाता है बेटा। इसको हम क्या नाम देते हैं? कॉन्फ़िगरेशन नाम देते हैं। अब इसी के अंदर हमें पढ़ना इनवर्जन। मान लेते हैं यहां पे ए जुड़ा हुआ है, यहां पे बी जुड़ा हुआ है, यहां पे सी जुड़ा हुआ है, यहां पे डी जुड़ा हुआ है। चारों ग्रुप अलग अलग है, इसका मतलब एसिमेट्रिक कार्बन है। एसिमेट्रिक कार्बन है तो इसकी कैसी बनेगी? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। अगर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज बनेगी तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जब आप ये रिएक्टेंट आपका है, मान लेते ये रिएक्टेंट है, इसने रिएक्शन की तो जो प्रोडक्ट बनेगा, जो भी प्रोडक्ट बनेगा, मान लेते हैं मुझे ए को हटा के इसकी जगह एक्स जोड़ना। क्या जोड़ना है? एक्स। तो ए को हटाने के बाद जो एक्स जुड़ेगा तो इसकी यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ये ऐसा बनेगा आपका प्रोडक्ट। यानी कि इसमें और इसमें डिफरेंस देखो क्या है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल अपोजिट है। बिल्कुल कैसी लिख रही है? आपको अपोजिट लग रही है। जैसे आपका जो छाता होता है ना, कभी कभी हवा में उल्टा नहीं हो जाता है। आपका छाता कुछ इस टाइप का होता है, अगर तेज हवा चल जाए तो ये इस टाइप का हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो इसमें देखो बिल्कुल ऐसे ही हो गया है। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन, रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है, ये अरेंजमेंट अगर जो कार्बन के चारों तरफ अगर ये बिल्कुल अपोजिट हो जाए तो इसे हम नाम देते हैं बेटा इनवर्जन। इसे हम क्या नाम देते हैं? इनवर्जन। ऐसा कब होगा? ये हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ेंगे।
फिर हमारे पास एक और टॉपिक आता है इन्वर्जन के साथ, एक होता है रिटेंशन। एक हमारे पास होता है रिटेंशन। क्या होता है रिटेंशन? मान लेते हैं मैंने ए की जगह एक्स लेके आया, एक्स लेके आने के बाद जो यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, उस प्रोडक्ट को जरा ध्यान से देखना। ये आपको प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। इस प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन और इस रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? सेम है। जब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो, जब प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन सेम हो तो उसे हम बोलते हैं रिटेंशन। उसे हम क्या बोलते हैं? रिटेंशन। जब आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज भी हो जाए और लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम रहे, कॉन्फ़िगरेशन क्या रहे? सेम रहे, उसे हम क्या नाम देते हैं? अभी उसे हम नाम देते हैं रिटेंशन, नाम दिया जाता है। तो अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एनेंशियोमर्स, इन्वर्जन, कॉन्फ़िगरेशन, रिटेंशन, रेसेमिक मिक्सर, ये सब हमारे पास वहां पे आएगा। तो पहले आपको अगर अच्छे से ये वीडियो समझ में आती है तब आपको आगे के पार्ट्स आएंगे। ओके, आपको मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स की भी वीडियो मिलती है। कौन सी यूनिट चल रही है? हमारी फिजिक्स की यूनिट चल रही है +2 क्लास की फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आप एक बार जरूर देखिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा जो भी वीडियो। अगर ना समझ में आए तो आप दोबारा चाहे मत देखिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।